नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे देश से जुड़ी ही खबर के साथ में, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने संभाल लिया है सीडीएस का पद। चीन से चल रही लगातार तनातनी के बीच देश के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को अपना पदभार संभाला था और इसके साथ ये भी साफ हो गया है कि अनिल चौहान अब 4 स्टार जनरल होंगे और उनका पद सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों से ऊपर होगा। नए सीडीएस के तौर पर जनरल चौहान के सामने कई चुनौतियां भी हैं और देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के कई अधूरे प्रोजेक्ट को वो पूरा करना है। लगातार सीडीएस के तौर पर पहली बार और कह सकते हैं सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जो है चीन उनके सामने होगा, क्योंकि लगातार चीन से गतिरोध जो है वो आए दिन कुछ ना कुछ सामने आता रहता है। लगातार कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों में सीडीएस का पद रिक्त था, विपिन रावत के जाने के बाद में उसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और कह सकते थे कि कई तरह की महत्वपूर्ण बातों ने भी जन्म लिया था और एक ये अलग सा नाम जो है वो अपने आप में उजागर हुआ और इसके बाद उन्होंने पदभार को संभाला। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से चीन का जो इस समय चीन को लेकर भारत के बीच में गतिरोध है और भारत के बीच में जो चीन को लेकर लगातार तनातनी की स्थिति भी लगातार किसी से छुपी नहीं है और उसके बाद वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। डिसएंगेजमेंट हो गया है और इसके बाद में ये भी दावा किया जा रहा था कि चीन जो है वो वापस अपनी सेना को बुला रहा है, लेकिन ये काफी हद तक सफल साबित नहीं हुआ, क्योंकि लगातार अभी भी एलएसी पर चीन की सेना वो है मौजूद है और उसको लेकर भारत की तैयारियों का अगर जिक्र करें और भारत की तैयारियों की अगर बात करें तो भारत की तैयारियों के तौर पर वहां पर भी भारत ने सेना को बढ़ाया है। तो ऐसे कई कह सकते हैं कि उनके सामने चैलेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार सीडीएस एक प्रमुख पद है और ये तीनों सेनाओं में सबसे ऊपर का पद है और ऐसे में कई वो अधूरे काम भी है जो विपिन रावत अपने जो सीडीएस के कार्यकाल के दौरान वो करने वाले थे और उसको लेकर उन्होंने एक तैयारियों का जो लंबा विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी, वो उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद वो कार्य अधूरे छूट गए थे और इसके बाद में जो ये नए सेना प्रमुख बने हैं उनके सामने भी उन दायित्वों को पूरा करने का जो है काफी चुनौती भी रहेगी। इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि नए सीडीएस की तौर पर उन्होंने अनिल चौहान ने पदभार संभाल लिया, उनके सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? देखिए, चुनौतियां, पद ही कुछ ऐसा है और ये जो पद है वो हमारे यहाँ था नहीं पहले, इसको बनाया गया है और वो बहुत सारे देशों में है। अमेरिका में इसको कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कहते हैं, मतलब उसके ऊपर फिर वहाँ पे जो सेक्रेटरी होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ पे वो होते हैं, उनका पूरा ढांचा अलग है। ब्रिटेन का ढांचा थोड़ा उससे अलग है और हमने, मुझे लगता है कि शायद कुछ मिला जुला के हमने जिस ढांचे को तैयार किया है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ढांचा, जिसमें सबसे पहले हमारे जो थे वो तो एक ऐसा अकस्मात हुआ जिसमें बिपिन रावत साहब का, और वो नहीं रहे। तो अब ये अनिल चौहान जी बैठे हैं, अभी इस पद पर उनको बिठाया गया है। ये पद अपने आप में, जैसे मैं कह रहा था, बहुत महत्वपूर्ण है और तीनों सेनाओं का एक तो समन्वय करना है, संकलन साधना है और साथ में जो फ्यूचर थ्रेट है आने वाले समय में देश को लेकर कौन कौन सी थ्रेट खड़ी हो सकती है, तो थ्रेट असेसमेंट भी उनको करना होता है और उसके साथ साथ उसका इलाज क्या हो, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, उस पर रणनीति उनको बनानी होती है। सरकार, मतलब कि जो रक्षा मंत्रालय हमारा है, उनके साथ, पीएमओ के साथ, गृह मंत्रालय के साथ एक उनका वो बीच की कड़ी है, ये सबके बीच की, और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ भी उनका संकलन रहता है। तो इसमें ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोग्राफी और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देश की सीमाओं को भी जानता हो, देश की अंदर की स्थिति को भी जो है वो कहाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि आजकल, अब ये आजकल नहीं, तो ये तो दशकों से हो रहा है, जो स्लीपर सेल वाला मामला है, जो आतंकी जो यहाँ पे बनाते हैं, फिर वो अपने आप उसको कार्यरत करते हैं और कार्यान्वित करने के बाद फिर वो किस तरह की तबाही मचाते हैं, हमने उसके कुछ उदाहरण हमारे देश में देखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक तरह से अब ये पद के नीचे आती है। मतलब ही एक तरफ ये एनआईए है अजीत डोभाल साहब का और ये है सीडीएस का पद। तो सीडीएस का पद इसलिए, और जो जिनको बिठाया गया है अनिल चौहान साहब को, उनको कहा जाता है उनके बारे में कि बहुत निपुण हैं
बाबतों में इन पूरी जानकारी रखते हैं। ही नोज हाउ टू डील विथ, और इसीलिए देखिए वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके बाद भी उनको यहाँ पे बिठाया गया है। तो एक नया शिरस्ता जो है शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। मुझे लगता है कि अगर आदमी काबिल हो तो जब तक वो उसके मतलब शरीर में जान है, उसको देश के लिए काम करना चाहिए। तो चौहान साहब जो है इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, और हम आशा करते हैं कि वो एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी जो है जब तक वो रहेंगे इस पद पे, वो निभा पाएंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि विपिन रावत के तौर से शुरुआत हुई थी और दुखद जो उनका निधन हुआ उसने काफ़ी देश को क्षति भी पहुंचाई, क्योंकि वो भी एक निपुण सेना के जो कह सकते हैं जनरल थे। कहने वाली बात यह है कि सीडीएस का पद की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर भी थोड़ा सा प्रमुखता से विस्तार यही कारण, ये जो मैंने अभी बताया ना कि एक ऐसी पोस्ट हो जो एक तो देखिए नरेंद्र भाई का स्वभाव जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि उनको जो है कुछ अपना मार्ग छोड़ के जाना होता है। पहली बात तो ये है कि वो कुछ चीज़ों के लिए जाने चाहिए कि मतलब ये नरेंद्र भाई के समय में हुआ, तो एक तो वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, मैं मानता हूँ कि ये उचित तो है भी इसलिए क्योंकि अब समय के साथ साथ हमारी प्रणालियों को और हमारी जो कार्य पद्धति है हर मामले में, हर एक क्षेत्र में, उसको समय के साथ बदलना चाहिए। तो ये जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में है, रशिया में भी है, अलग अलग जगह से अलग अलग मॉडल चलते हैं। हमारे यहाँ भी एक मॉडल का होना था। पहले क्या हुआ करता था, जो थल सेना का अध्यक्ष हुआ करता था वो तीनों जो हमारी सेना है उसके अध्यक्ष के तौर पे माने जाते थे। तो उससे क्या होता था कि उनका अपना भी एक कार्यभार है और साथ में फिर उनको बाकी जो दो सेना है उनका भी देखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब अपने अपने लिए अब थल सेना अध्यक्ष को थल सेना ही देखनी है, नौसेना को नौसेना देखनी है, और जो वायुदल है उनको वायुदल देखना है। तो उनका जिम्मा जो है अपने तक सीमित रह गया, और इन तीनों का जिम्मा चला गया फिर ये सीडीएस साहब पर। तो जो ओवरलुक करेंगे हर चीज़ को, ऊपर से देखेंगे कि भाई कहाँ क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, चाहे वो फिर हो सकता है कि शस्त्रों की ज़रूरत हो या फाइटर प्लेन की ज़रूरत हो या ऐसी कोई भी ऑर्डिनेंस ये जो जिसको कहते हैं ना असला जिसको कहते हैं, किस मात्रा में चाहिए, कौन सी चीज़ों को लेकर आप दुनिया में क्या हो रहा है। इनका काम सिर्फ वॉरफेयर की नीतियाँ घड़ना नहीं होता है, इनका काम ये भी होता है कि वो देखे दुनिया में और कहाँ क्या हो रहा है। वो जा सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से देश, अलग अलग देश जो है अपनी सुरक्षा प्रणाली को लेकर किस तरह से मुस्तैद हो रहे हैं। तो ये हर चीज़ उनकी होती है। और ऊपर से दूसरा काम ये होता है कि सरकार की जो एक सेना के प्रति अपेक्षा होती है, सरकार चाहती है किस तरह से सेना जो है काम करे, तो उसमें हर ये सब चीज़ों में तालमेल बिठाना, संकलन करना और सबको साथ में लेके देश की सुरक्षा को बनाए रखना, ये काम इनका होता है। अनिल चौहान के बारे में कहा जाता है कि वो जब उनकी नियुक्ति थी तो वो उन्होंने एलएसी के पास भी उनकी तैनाती हुई और काफ़ी करीब से जो है एलएसी की सीमा पर उन्होंने अपनी चौक चबंद व्यवस्था की थी। और उसके बाद जो है बहुत मजबूती से जो भारत और चाइना के बीच में गतिरोध होता है उसमें उनकी प्रमुख भूमिका जो है पाई गई थी। सीडीएस के पद पर वो बैठ गए हैं और चाइना से लगातार जो है गतिरोध जो है अभी चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे और उनके सामने चाइना को लेकर किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती हैं? देखिए, बिपिन रावत साहब जो थे वो भी चाइना को लेकर बहुत कड़ा रुख उनका था और चाइना उनसे काफ़ी नाराज़ चलता था। इनका भी ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये भी जो है बहुत एक तीखा रुख चाइना के प्रति रखते हैं और उनको क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में काम अच्छा तरह से कर चुके हैं तो उनको पता भी है, भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है और चीन की जो नीति है हमारे प्रति उससे भी वो वाकिफ है। तो ये कहा जाता है कि उनके इस पद पर बैठने से चीन को भी एक मैसेज तो जाएगा ही जाएगा कि भाई हमारी जो सभी सेना का अध्यक्ष है वो आपको अच्छी तरह से जानता है। तो वो रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूहरचना के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बहुत एक चीन के लिए भी एक रेड फ्लैग रहेगा कि भाई यहाँ कितनी होशियारी कर सकते हैं, कितनी चालाकी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या अपना आगे का दाव उनको अगर खेलना हमारे साथ। युद्ध तो कोई नहीं करेगा किसी का, ये दौर नहीं है युद्ध का, करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ, युद्ध कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह से दबाव बड़ा करना, खड़ा करना, उसको बनाए रखना, ये सब चीज़ें देश जो हैं एक दूसरे के ऊपर करते हैं। वहाँ फिर ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसका मनोबल बहुत मजबूत हो, जिसकी समझ बहुत गहरी और जिसको कहते हैं कि विस्तृत तौर पर समझने वाला व्यक्ति हो, तो फिर उस चीज़ को झेल सकता है, उससे वो टैकल कर सकता है। तो चौहान साहब की गिनती कुछ ऐसे लोगों में की जाती है, तो हम मानते हैं कि अच्छा ही हुआ है जो हुआ है।
चाइना के रुख की भी बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से वो कह रहा है कि हमारी सेना एलएसी से पीछे हट गई है, लेकिन अभी प्रमुख अगर स्थिति की बात करें तो आज भी जो है सेना बहुत मजबूती के साथ में एलएसी पे तैनात है और गतिरोध जो है भारत के साथ में लगातार बना हुआ है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हमने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीद जताई जा रही थी शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात होगी, वो मुलाकात भी नहीं हो सकी और साफ तौर पर उसमें ये कहा गया कि ये गतिरोध की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। के रुख के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के साथ में उसका हस्तक्षेप रहा है भारत की सीमाओं को लेकर और एलएसी पे तो लगातार गतिरोध चल रहा है और पाकिस्तान से भी उसकी साठगांठ है, चीन के रुख के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए चीन तो अभी जब वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है तो उसके मुकाबले हम तो अमेरिका की स्थिति में तो हम कमज़ोर हैं बिल्कुल। और चीन चाहता है कि उसका प्रभुत्व पूरे दुनिया में जो है वो सबसे ऊपर हो और उस नीति के तहत वो लोग काम कर रहे हैं। तो चीन का थ्रेट तो देखिए उस तरह से हम पर बना रहेगा और चीन की बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, दुनिया भर की करते हैं। हम नहीं, दुनिया भर में के देश करते हैं, हम भी करते हैं। तो चीन ने अपना जो है वो दबदबा बना के रखा हुआ है अपने आर्थिक जो उनके नीति है उनके कारण, जहाँ मतलब बहुत सारा इनका वहाँ से एक्सपोर्ट होता है और फिर बहुत सारे देश वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो और उसके साथ साथ चीन ने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है अपने, वो एक बड़ी लश्करी महासत्ता तो है ही है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो एक ही पार्टी का रूल है वहाँ पे और एक ही पार्टी के हिसाब से जो फिर वहाँ प्रमुख बनता है, जैसे शी जिनपिंग है, अभी कुछ अपने आप को लंबे समय के लिए उन्होंने जो है वो प्रमुख पद पर बने रहने के लिए वहाँ पे उन्होंने सबको वो पारित हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ उस देश की कार्यशैली बड़ी अलग है, उस देश की रचना खुद अलग है और वहाँ की जो सत्ताधारी पक्ष है, जो लोग हैं वहाँ पे ऐसी बात नहीं कि मतलब आप खुले में कुछ भी बोल दो तो आप वहाँ पे फिर आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो एक अजीब तरह की अलग एंगल की सोच रखने वाला एक देश है। और जब वो अमेरिका और रशिया, मतलब रशिया तो साथी मित्र है उसका, लेकिन फिर भी वो भी उनको जो है उनको इनसे एक दूरी बनानी पड़ती है या उनका थोड़ा खौफ लगता है। तो हम ये कह दें कि हमको नहीं डरना चाहिए तो गलत बात होगी। हमसे वो बहुत बड़ा है, हर मामले में बड़ा है, तो हमें उससे सावधान तो रहना ही है। और चीन की नीति देखिए हमेशा विस्तारवादी रहेगी, वो आपको हर तरह से निकलने की कोशिश करेगा, आर्थिक तौर पर आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। तो उसका सामना करना है, बस सोची समझी रणनीति बनानी चाहिए और उसके तहत चीन का हमको जो है हमारी खुद के ही घरेलू उत्पाद उस तरह से अगर बढ़ जाए या उतने सस्ते हो जाए। जैसे मैं कभी एक सिरामिक इंडस्ट्री के दोस्त से हमारे बात कर रहा था, मैंने कहा कि क्या हाल चाल है, बोले यार बहुत ख़राब हाल चाल। मैंने कहा क्या हो गया? बोले चीन के सामने हम लोग नहीं टिक पा रहे हैं। चीन जिस तरह से, जिस तेज़ी के साथ जितना सस्ता टाइल्स और सिरेमिक जो है वो डाल रहा है मार्केट में, दुनिया में, हम नहीं कंपटीशन में कर पा रहे हैं। फिर वो हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी वाला भी मामला बहुत सारा, फिर वहाँ भी नीतिगत भी चक्कर बहुत सारे हैं सरकारी। पर चीन ने उस सब चीज़ों को अपने हिसाब से बनाया है ताकि वो एक ऐसा फोर्स बन के उभरा है जो इकोनॉमिक फ्रंट पे आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो अपने आप को उस ढांचे में ढालना पड़ेगा। आप इससे अगर आर्थिक तौर पर उनके से अगर फाइट कर पाएंगे तो फिर चीन कोई विमान भेज के गोला नहीं गिराने वाला है हम पे, ठीक है, ये बात तो तय है। वो दबाएगा हमको इन सब नीतियों से। अगर इसका मुकाबला करना सीख जाए या हम कर सकें तो फिर चीन भले इतना बड़ा क्यों ना हो, फिर हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। अंतिम सवाल ये है सर कि आज के परिदृश्य को देखते हुए सबसे बड़ा भारत के लिए खतरा कौन है, चाइना या पाकिस्तान? हम खुद हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा, देखिए ये कोई भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा वो खुद होता है। ये हम हमारे लिए नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया में किसी भी देश के लिए। मैं व्यक्ति की बात कर लूँ, आपके लिए सबसे बड़ा खतरा आप ही हो सकते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा मैं ही हो सकता हूँ। क्योंकि मैं जब तक सही निर्णय अपने बारे में नहीं करूँगा, मैं अगर अपनी बात जो है सही तरह से मेरे लिए और दूसरों के लिए नहीं रखूँगा तो फिर मुझसे नुकसान मेरा भी होगा, दूसरों का भी होगा। और दूसरों का हो रहा हो, लेकिन सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरा नुकसान ना हो। तो मैं अपने आप को किस तरह से संभालता हूँ, मैं अपने आप को किस तरह से एक प्रस्तुत करता हूँ, कैसे मैं अपने आप को इन फ्रंट ऑफ नॉट ओनली पीपल बट इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो, मैं कैसे अपने आप को रखता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो देश के लिए भी सबसे बड़ा खतरा अगर कोई हो सकता है तो स्वयं वो खुद देश हो सकता है। अगर खुद देश किससे बनता है? देशवासियों से बनता है। तो लोग जो हैं, जो खुद ठीक तरह से ठान ले कि भैया हम आगे बढ़ेंगे और हम जो है ये जो जैसी वो सब बातें जिससे नफरत बढ़ रही है, जिससे हिंसा बढ़ रही है, जिससे तनाव बढ़ रहा है, जिससे हमारे विरोधियों को और दुश्मनों को मौका मिल रहा है हम पर हमले करने का अंदर घुस के, तो ये सब अगर हम बंद कर दें और सिर्फ प्रोग्रेसिव सोच रखें तो हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर कोई दुश्मन को मौका मिलता है। फिर आप पूछ सकते हैं कि अब इस स्थिति में हम इतने कमज़ोर पड़ गए तो हमको पहले कौन मारेगा, पाकिस्तान मरेगा, चीन मरेगा? वो तब की बात होती है ना।
अगर हम कमज़ोर नहीं हुए तो हमको किसी से खतरा नहीं फिर। तो हम अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर हम वो समझ ले तो फिर हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर अनिल चौहान जो है नए सीडीएस के पद पर बैठ चुके हैं और उसके बाद उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं जिसको वो बखूबी निभाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई है। बढ़ते दूसरे खबर की तरफ, केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोला है और फिर से दिल्ली सीएम का दावा है। उन्होंने कहा कि अब राघव चड्ढा को ये लोग गिरफ्तार करेंगे। क्या कुछ अपडेट है इस खबर से जुड़ी हुई? मानसी के पास, वैष्णवी के पास चलते हैं। वैष्णवी, बताइए कि जिस तरीके से लगातार अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे और अब उनका एक बयान सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। साथ ही अपने दावे के साथ उन्होंने ये आशंका भी जताई है कि उनकी पार्टी के जो नेता है राघव चड्ढा, उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यह आशंका उन्होंने ऐसे टाइम पर व्यक्त की है जब उनके नेता जो है, उनकी पार्टी के जो कई नेता है वो पहले से गिरफ्तार भी हो चुके हैं। आबकारी नीति को लेकर जो देश में घमासान चल रहा है उसको लेके, तो उन्होंने इस आशंका जो है वो ट्वीट के जरिए है कि वो राघव चड्ढा, जो उनकी पार्टी के जो नेता है राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आगामी विधानसभा जो गुजरात में है उन्होंने राघव चड्ढा को अपना सह प्रभारी जो है वो नियुक्त किया है। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आशंका जताई है, केंद्र सरकार को लेके, कि राघव चड्ढा को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनकी आशंका कितनी सही साबित होती है और कितनी गलत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी। तो लगातार जिस तरीके से वैष्णवी ने कहा कि उनको सह प्रभारी बना दिया है, ये जग जाहिर है, और लगातार डिप्टी सीएम जो है इनको लेकर भी गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के बाद जो है कही जा रही थी, और इसके बाद एक इनका प्रमुख बयान आया कि उन्होंने आशंका जता दी है कि राघव चड्ढा जो है उनको केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी खबर पर जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जय शर्मा जी के साथ में। जय शर्मा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार एक नया बयान उन्होंने दे दिया। अभी पिछले कुछ दिनों मनीष सिसोदिया की बात कर रहे थे, अमातुल्लाह खान की गिरफ्तारी देखी और आप कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हुई थी शराब नीति को लेकर। अब उन्होंने राघव चड्ढा का नाम ले लिया है। क्या राघव चड्ढा गिरफ्तार होंगे? और उन्होंने कहा कि भारतीय हमसे डर गई है और लगातार गुजरात में जिस तरीके से हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, ये उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। जी शोभित, सबसे पहले बता दूं कि जिस तरीके से शराब घोटाला, फिर अमतुल्लाह की हमने देखा, मुकेश देखा, उस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले मैं वापस से जो हमने पहले भी चीज़ पे बात की थी वो बताना चाहता हूँ कि जब राघव चड्ढा गुजरात आए थे तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी में डर पैदा हो गया है, कांग्रेस सरकार बूढ़ी हो चुकी है, उसका कोई चला नहीं पा रहा है और गुजरात के लोग सिर्फ 3 चीज़ कह रहे हैं, बदलाव बदलाव बदलाव। ये सबसे पहला उनका स्टेटमेंट था। गुजरात में आते ही उनके साथ वरिष्ठ नेता भी थे, साथ में ईशुदान और वो सब भी थे। तो जिस तरीके से मैं देखने जा रहा हूँ राघव चड्ढा को, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा कहता रहता है कि जिस तरीके से वो आपसे जिस तरीके से जुड़े, उनको सबसे पहले गुजरात का ये प्रभारी भी, सह प्रभारी भी बनाया हुआ है। तो उन्होंने जिस तरीके से तंज कसे है, तो उस तरीके से देखा जा सकता है कि राघव चड्ढा पे अब कुछ ना कुछ आशंका व्यक्त की है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले भी जितने भी देखे हैं कि मनीष सिसोदिया से लेके जितने भी लोग हैं, उन सब पे ऊपर शराब घोटाला, अमतुल्लाह को भी उन्होंने गिरफ्तार करवाया था। ये पूरा अगर देखे तो राघव चड्ढा के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने गुजरात में आके ये सब चीज़ें कही थी। और साथ में एक उनका पिछला ट्वीट है, उसको भी मैं कहना चाहूँगा। गुजरात बदलाव मांग रहा है और हर दिन आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम देख भाजपा की नींद उड़ गई है। हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, ना तुम्हारी जेल की दीवारों से डरते हैं, ना फांसी के फंदे से, इनकलाब जिंदाबाद। ये राघव चड्ढा ने ट्वीट किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं उनके, उन्होंने बहुत सारी ट्वीट किए हैं और भाजपा के ऊपर भी तंज कसे। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए ये आशंका व्यक्त की है कि राघव चड्ढा गिरफ्तार हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र भाजपा सरकार पर हमला बोला। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे घमासान की भी बात करें और दिल्ली में नची ये जो घमासान मचा था आबकारी नीति का, केजरीवाल ने आशंका भी जताई थी राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उनकी ये आशंका ऐसे वक्त आई है जब आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है
और बहुत सारे केसेस है, शराब घोटाला भी चल रहा है और ये पूरी उन्होंने जानकारी दी है ट्वीट पे। और ट्वीट पे उन्होंने कहा कि जब से राघव चड्ढा गुजरात के सह प्रभारी नियुक्त किए गए, ये शोभित नोट डाउन करने वाली बात है कि जब से उनको गुजरात के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना शुरू किया है, अब सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार करेंगे। फिर से दोहराना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो बीजेपी के ऊपर तंज कस रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर तो होगा ही। कि किस केस में करेंगे और क्या आरोप लगेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी देखा जाए तो हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी करीबी माने वाले जाने वाले विजय नायर को भी दिल्ली आबकारी नीति में भी कथित घोटाले में भी और गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में सिसोदिया भी आरोपी है। और विशेष रूप से बात करें 2022 में हुए विधानसभा में पंजाब जीत के बाद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप अन्य राज्यों में भी पार्टी की पहुंच का विस्तार करने की कोशिश कर रही है और अब उनका टारगेट गुजरात है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को चुनौती देते हुए अब गुजरात के रण क्षेत्र में एंट्री तो कर ली है और तंज भी कसे जा रहे हैं, रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही है, यानी आप अब विपक्ष की ओर ले रहा है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस उनकी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है, पर यहाँ पे अगर देखने जाए क्योंकि गुजरात की अगर बात करें शोभित, तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज थी पर सबसे ज़्यादा सबका ध्यान रहता था कांग्रेस और बीजेपी पर अभी कहीं पे कांग्रेस धीरे 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 माइनस हो जा रही है और विपक्ष के तौर पर आप ऊपर आ रही है। और अब आप ऊपर आ रही है तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। गुजरात में बीजेपी को हार का डर है, ऐसा केजरीवाल ने भी कहा था। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में आपके कम्युनिकेशन और इंचार्ज विजय नायर की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बताया गया है। केजरीवाल ने कहा था कि आप में किसी को भी झूठे आरोपों में जेल हो सकती है। उन्होंने आगे दावा भी किया हुआ है कि भाजपा आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों में अपनी हार से डर रही है, डर से पार्टी के प्रयासों को कुचलने की कोशिश भी कर रही है। और ये नायर की गिरफ्तारी को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि इन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे आपकी गुजरात कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को देख रहे थे। यानी ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को नायर जी देख रहे थे और तब उनको गिरफ्तार किया गया है। और राघव चड्ढा को तो गुजरात का सब प्रभारी बनाया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आशंका व्यक्त बताई गई है, तो शोभित उनके पास भी कुछ ना कुछ इनपुट होंगे, इसीलिए उन्होंने आशंका व्यक्त की है। और बहुत सारी समाचार एजेंसियां हैं, उन्होंने भी कहा है वे बेहद परेशान हैं और पागल हो गए हैं क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसका ग्राफ हर दिन ब दिन बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात के लोग अब सड़कों पर निकल रहे हैं और उनकी बीजेपी खुलकर आलोचना कर रहे हैं और ये आलोचना महंगी भी पड़ सकती है, पब्लिक सपोर्ट भी मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुबित हम भी एक नॉर्मल से बात करें तो जो गढ़ है बीजेपी का, उसके अंदर कोई भी एंट्री लेगा और ऐसे निवेदन जारी करेगा, बदलाव के निवेदन जारी करेगा, हार मान गई है, डर गई है, ऐसे इन लोगों ने जो ट्वीट किए हैं, जैसे लाइव किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। और केजरीवाल ने कहा पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया गया है, फिर आप विधायक अमानतुल्लाह खान को भी और अब नायर को भी पूरी तरह से झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। पर ये झूठे आरोप या सच आरोप पर गिरफ्तार तो किया हुआ है, उतना तो हमें मानना होगा। सुमित, गुजरात में इस साल के अंत में ये जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का चुनाव को और उसको लेकर जारी सियासी गर्मागर्मी बढ़ती ही जा रही है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है और ये राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और गुजरात के सह प्रभारी है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया था कि जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त कराया है तो लोगों का उनके प्रति एक क्रेज भी है, एक यूथ आइकॉन भी बन है और कई लोग यानी यूथ के अंदर उनका पॉपुलैरिटी भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब ये देखना होगा सुबीत के अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। और जिस तरीके से ये आशंकाएं व्यक्त करी गई है आबकारी नीति से लेके, हमने मनीष सिसोदिया की बात की, विजय नायर की बात की, शराब नीति के मामले में बात की, मनीष सिसोदिया की बात की,
पर और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि राघव चड्ढा ने एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए भी ऐसा कहा था कि भाजपा का मतलब भारत की जाहिल पार्टी है। उन्होंने ये कि भाजपा गुंडों और गुंडों की पार्टी बन गई है। राघव चड्ढा के इस बयान से बीजेपी नेता भड़क उठे थे। शरीन ने चड्ढा को उनके नई दिल्ली के पते पर कानूनी नोटिस भी भेजी थी और ये नोटिस भेजने के बाद आईपीसी धारा 99 और 500 के तहत उनसे लिखित माफी की मांग भी हुई थी। ये पहली बार नहीं है कि राघव चड्ढा पर तंज कसा गया हो, ये पिछली बात कर रहा हूं। और नोटिस में ऐसा लिखा गया था कि आपने झूठे और दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रतिष्ठा को कम किया है और समाज के लोगों के मन में भाजपा के लिए भाजपा के खिलाफ दुर्भावना पैदा की है। आपकी ओर से ये बयान अपमानजनक है, अपमानजनक और पूरी भाजपा के चरित्र हनन के समान है। ये नोटिस में लिखा गया था और अशोक शरीन ने ये जो नोटिस भेजी थी, कानूनी नोटिस में आप नेता के 3 दिन के भीतर लिखित माफी की मांग भी की थी। ऐसा न करने पर दीवानी और फौजदारी शिकायत दर्ज कराई भी जाएगी। यानी शोभित ये सब जो है ये उनके माइनस फैक्टर्स हो सकते हैं। ये सब केस वापस से खुल सकते हैं, उनके कुछ पुरानी यादें खुल सकती हैं, उनके कुछ पुराने दस्तावेज खुल सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि आशंका व्यक्त सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है। और पिछले पास्ट की बात देखें तो आपके बहुत सारे नेताओं को कई केसों में गिरफ्तार भी हुआ है। और अभी गुजरात के सह प्रभारी बनाने के बाद राघव चड्ढा एक यूथ आइकॉन लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक यूथ जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है उनसे। आप रैलियां कर रही है, बहुत बड़ी जनसंख्या वो संबोधित कर रही है, बहुत बड़े जनमेदनी इकट्ठा कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। शोभित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जय शर्मा जी आपका। तो निश्चित ही तौर पर जय शर्मा जी ने जैसा कहा कि यूथ आइकॉन की तरह जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है गुजरात चुनाव में। हालांकि अरविंद केजरीवाल का भी ये कहना था कि जिस तरीके से पंजाब का हमने एक भौगोलिक स्थिति को समझा और पंजाब में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इसी तरह हम गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनती हुई देख पा रहे हैं। ये बयान था अरविंद केजरीवाल का। और लगातार जिस तरीके से शराब नीति की अगर हम बात करते हैं, शराब नीति को लेकर कई विवाद दिल्ली में देखने को मिले, एलजी तक बात आई। हालांकि हाई कोर्ट से एलजी को राहत मिली और उन्होंने स्पष्ट तौर पर टिप्पणी की कि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने एलजी के खिलाफ कहीं कहीं पे लिखा हुआ है उसको तुरंत हटाया जाए। तो एक नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है और इससे भी हम जो है कह सकते हैं कि गुजरात चुनाव को लेकर पूरी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन लोटस को लेकर आरोप लगाती हुई देखी जाती है। उनका कहना है कि ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कट्टर ईमानदार हैं और कट्टर मजबूत हमारे कार्यकर्ता है, भगत सिंह के हम अनुयायी हैं। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है वो सफल हो नहीं पाएगा। तो ये सीधी तरीके से एक चैलेंज देने की बात कही जा रही थी अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा होना एकमात्र विकल्प बचा है। यात्रा पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। इसी खबर पर हम जुड़ेंगे हमारे साथी सहयोगी तुषार से। तुषार, क्या कुछ अपडेट है उनके इस बयान को लेकर? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को एकमात्र ऐसा विकल्प बताया है केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए। और साथ ही भारत के चौथे स्तंभ मीडिया पर भी लगातार सवाल खड़े कर दिए हैं इसको लेकर। बता दें, उन्होंने मीडिया को सरकार के नियंत्रण में काम करना बताया है। जिस तरह से शोभित जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से मीडिया तमाम बातें जनता तक बताती है, तो क्यों इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से क्यों सामने आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये कहती आ रही है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया जो अपना काम भी नहीं कर पा रहा, ये आरोप लगाया जा रहा है। और ये बयान जो देखा जा रहा है ये उसी के तहत दिया गया है। बिल्कुल शोभित जी, तो कि बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से सामने आ रही है, तो सीधे आपको बता दें कि आरएसएस पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। और साथ ही संसद में वो से बोलते हैं कि विपक्ष मतलब जो सत्ता पार्टी है उस पर निशाना साधते हैं, या फिर वो जिस तरह से अपनी बयानबाजी करते हैं संसद को लेकर उन्होंने अपना बयान साझा किया है कि जिस तरह से हम जनता के मुद्दों को संसद में रखते हैं, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने एकमात्र ऐसा विकल्प बताया है कि इसके जरिए हम लोगों के जो दुख हैं या वो किसी कारण से परेशान है उसके सुनते हुए
हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार। तो तुषार ने जिस तरीके से कहा कि मीडिया को भी उन्होंने घेरा, हालांकि ये मीडिया को पहले भी सार्वजनिक मंचों से कहते हुए आए हैं, ये उनका अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। और लेकिन शुरुआत करेंगे, इसी खबर पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से। उनसे ही जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, उधर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर घमासान चल रहा है, उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसके दौरान उन्होंने ये पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया, हालांकि निशाने पर आरएसएस भी था। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिगर पांड्या जी उनके इस बयान को लेकर? शोभित, सबसे पहले तो हम विस्तार से चर्चा करें उसके पहले उनकी जो एक ख्वाहिश है कि मीडिया हमारे विचारों को जनता तक पहुंचाती नहीं है, तो आज वो कर्म हम ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम राहुल गांधी ने 3 विचार रखे कि क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी, वो सुनते हैं। उसके बाद एक नेता है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी कुछ बोला है। ये दोनों महानुभावों को सबसे पहले दर्शकों को सुना लेते हैं। My focus in this yatra is point number 1. We are not going to accept an India which is divided, hateful. We are not going to accept it. Neither is the Congress party going to accept it, neither is the opposition going to accept it, neither are the people of India going to accept it. Point number 2, we are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. Point number 3, we are not going to accept an India where the poor people are drowning in high prices. These ideas are interconnected. There is a link between the spreading of hatred by the BJP RSS, the concentration of capital by a chosen few, and the gross unemployment that India is facing, and the massive increase in prices that India is facing. These things are connected to each other. The hatred, the violence, and the arrogance that is now visible in our country is not good for our country. This country has a tradition of humility, of non-violence, of compassion, and that is actually the true India. This is my message, and I am not going to get distracted from this message. आज प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण मूल मुद्दा ये था कि एक तरफ देश में आग लगी है महत्वपूर्ण कई ऐसे मुद्दों से जिसकी बात नहीं होती है, जिस पे जवाब नहीं मिलता है। महंगाई की मार उसमें प्रथम है। हमने आंकड़े दिए, एक हफ्ते में 40 से 50% कीमतें बढ़ी हैं, हमने उदाहरण दिए। दूसरा, महिलाओं पे अत्याचार। NCRB डेटा, हमारा नहीं, आपका नहीं, सरकार का डेटा बताता है कि कितनी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है हर वर्ष पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ वर्षों में। और प्रज्ञा ठाकुर जी ने कल एक दयनीय स्थिति बताई है मध्य प्रदेश में, जहां बच्चियों को बेचा जा रहा है, ट्रैफिकिंग हो रही है। उसके अलावा अपहरण, बलात्कार और ऐसे कई कुरीतियाँ, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। उसके आंकड़े बहुत भयानक हैं। कोई जवाबदेही नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ बड़े बड़े उपदेश, विदेश यात्रा। तीसरा जो हमने रखा सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद में बार बार कहा जाता है कि राष्ट्रभक्ति की बात करो। राष्ट्रभक्ति ऐसी है कि लद्दाख से प्रकाशित कहानी है वहाँ के जाने वाले नंबरदार की कि लगभग 40 किलोमीटर एक एरिया में जो चराने की, भेड़ बकरियों को चराने का इलाका था, उसको बफर जोन, नो मैंस लैंड करार कर दिया गया। एक प्रकार से यद्यपि उसमें न चीन आएगा न हम आएंगे, वो इलाका भारत के चरवाकों के लिए था जो वहाँ पर अपने भेड़ बकरियों को अब नहीं ले जा सकते। इसका कोई जवाब नहीं है। और उसने बहुत दयनीय दृष्टि बताई है कि हमारे पूर्वज यहाँ कई दशकों से ये करते थे काम। इस सब को ध्यान हटाने के लिए ईडी लाया जाता है। आजकल न्यूज़ वो बनती है कि आज वो दिन है जिस दिन ईडी ने किसी को अरेस्ट नहीं किया और एक कठपुतली की तरह दुरुपयोग करके एजेंसी से लोगों का मन और अटेंशन डाइवर्ट किया जाता है। डिविएट, डाइवर्ट एंड डाइग्रेस। जी देखो, हमने तो हमारा जो कर्म था मीडिया का निभा दिया, और राहुल गांधी जी की और कांग्रेस के जो नेताजी है उन
बात दर्शकों तक पहुंचा दी, शायद सरकार तक भी पहुंच गई। अब ये जो उनकी एक क्वेश्चन था कि मीडिया हमारे विचारों को जनता तक पहुंचाता नहीं है, तो शायद राहुल गांधी जी इस हमारी पहल से तो खुश हो जाएंगे। दूसरी बात है शोभित, ये जो भारत यात्रा जो निकाली है उनका यह है कि भारत जोड़ने के लिए हमने निकाली है। तो सवाल तो बहुत है कि क्या भारत का बंटवारा हो चुका है, क्या भारत अलग अलग दिशा में बढ़ चुका है? ये मैं नहीं, एक नागरिक के विचारों में जो एक निकल कर सोच बाहर आती है वो है। और दूसरी बात है मीडिया जो हमारे विचारों को जनता तक नहीं पहुंचाती, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आज कन्याकुमारी से लेके कर्नाटका तक पहुंच चुकी है यात्रा को जितने दिन हुए हैं, कोई भी नागरिक को जाके बोल दिया जाए कि भाई राहुल गांधी फिलहाल कहाँ है, तो वो जरूर बोलेगा कि वो भारत यात्रा निकाल के कर्नाटका से निकले हुए हैं। और उनको दिन शायद पता नहीं होंगे कि कितना दिन हुआ, लेकिन वो दावे के साथ ऐसा बोलेगा कि वो किसी राज्य में तो पहुंचे हैं। तो क्या ये कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता नागरिकों को बताने के लिए जा रहा है? ये जो बता रहा है वो मीडिया बता रहा है। दूसरी बात कि उनकी बात संसद में बोलना चाहते हैं तो बोलो ना, किसने मना किया है? उनका माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो तो संसद की एक प्रणाली है। अगर विपक्ष के कोई नेता बोलते हैं तो वो तो पूरा रिकॉर्ड पे लिया जाता है। तो माइक कैसे बंद हो गया भाई? विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, तो आपको अगर किसी मामले में अगर आपको गिरफ्तारी का शौक है, देखो पिछली बार वो कुछ काले कपड़े पहन के निकले थे और महंगाई के विरुद्ध में, और हंसते हंसते पुलिस की गाड़ी में बैठ जाते थे। तो गिरफ्तारी लेने का शौक आपको है, सरकार तो बाद में आपकी गिरफ्तारी करेगी। तो ये बात है जो हमने देखा हुआ है, मीडिया कर्मी ने देखा हुआ है। अब रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो अच्छी बात है ना, अगर महंगाई के खिलाफ विपक्ष एकजुट होके निकल जाती है और महंगाई खत्म हो जाती है तो अच्छी बात है। इसमें पूरी का उनके साथ एक मतलब सपोर्ट भी रहेगा। वो बोल रहे हैं कि कोई भी शक्ति हमें इस मार्ग पर चलने से नहीं रोक सकती। तो शायद आज जितने दिन हुए हैं, एक महीना के नजदीक आ गए हैं, शायद एक हफ्ता बाकी है एक महीना खत्म होने में। तो अलग अलग राज्य में से वो कर्नाटका में उनका जो है वो कांग्रेस की सत्ता तो है नहीं, फिर भी कहाँ किसी मक्का ने उनका जो रास्ता है रोका है, या कहाँ भाजपा ने उनका रास्ता रोका है? अविरत चलती आ रही है, वो 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल ही रहे हैं और प्रजा के साथ चल रहे हैं, प्रजा के साथ उनके विचार जो है वो साझा कर रहे हैं। कहाँ किसी सरकार ने रोका है उनको? कहाँ किसी सरकारी एजेंसी ने उनको बोला है कि आज आप इधर रुक जाओ, आज आप नहीं जा सकते? ऐसा तो हुआ नहीं है। और जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं। तो किसी एक बंदा आके बोले कि हमको रोका गया है, ऐसा तो है नहीं। उनकी बात दबाई जा रही है, ऐसा भी नहीं है। तो बात वो है कि भारत जोड़ो यात्रा अगर जनता के लिए है तो उसको कोई रोकेगा नहीं। दूसरी बात है कि लोगों की सुनने के बजाय राहुल गांधी कर रहे हैं कि सभी जाति धर्म भाषा के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो हो रहे हैं, अच्छी बात है। इसमें विपक्ष के लिए एक हौसला बुलंद हो रहा है कि भाई अलग अलग जाति के लोग हमारे साथ आए हैं, हमारा जनाधार बढ़ रहा है। अब आने वाले दिनों में कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते कितना जनाधार मिल चुका है, और आने वाले चुनाव में उसका जो रुझान है वो हमको पता चलेगा कि भाई कितने वोट में वो कन्वर्ट हुआ है। लेकिन फिलहाल तो भारत जोड़ो यात्रा में लाखों हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। ये भी एक सत्य है और हकीकत है, हमको स्वीकारना चाहिए, मीडिया को भी इसको दिखाना चाहिए। मैं तो आज इतना ही बोलूँगा, जैसे हमने दिखाया वैसे सभी मीडिया को भी ये सब बात रखनी चाहिए, दिखानी चाहिए। जी शोभित।
जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला वो एक अलग उस पर विस्तार से चर्चा भी आपने की, लेकिन इसी से एक मुद्दा ये भी उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा में तो जन समर्थन दिख रहा है और जन विश्वास भी जीतने की बात कही जा रही है, लेकिन राजस्थान में जो जन विश्वास गिर रहा है उसका क्या करेंगे राहुल गांधी? देखो, राजस्थान में विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है और वो आज मजा ले रही है। कल सुधांशु त्रिवेदी ने हिमाचल से एक बात बोली और उसमें भी यही बात का जिक्र किया। देखो, भाजपा प्रवक्ता और भाजपा नेताओं की एक मजे की बात है, वो कहीं से भी बोले लेकिन निशाना सीधा राहुल गांधी के ऊपर चला जाता है, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर चला जाता है और भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चला जाता है। अब सुधांशु त्रिवेदी ने एक बात बोली कि उनका घर तो संभाला नहीं जाता, उनका घर टूट रहा है, वो संभाला नहीं जाता और भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी ने बोला। हम नहीं बोल रहे, मीडिया नहीं बोल रहा है। दूसरी बात कि राहुल गांधी को उन्होंने एक सलाह भी दे दी कि भाई एक ही परिवार, अगर एक ही परिवार के इशारा पर ये सब कुछ चलता है और अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेता भी अपनी कुर्सी जो छोड़ नहीं सकते हैं, उनको तो सबसे बहुत बड़ा उच्च पद दिया जाने वाला था, फिर भी जो कुर्सी का मोह है वो नहीं छोड़ सकते हैं, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस और क्या क्या मोह नहीं छोड़ पाएगी। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल सुधांशु त्रिवेदी ने बोल के रखा हुआ है। आज सुबह हमने 2 बार उसको मतलब हमारे जरिए तो बता भी दिया है, तो बहुत सारे सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के तौर पे, क्योंकि वो वहां पे विपक्ष में है, तो मजा भी ले रही है और नजर टिकाए बैठी है कि इसमें से हमको क्या लाभ मिल सकता है। जी जी देखिए, राहुल गांधी निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस में अंदर खाने अंतर कलह जारी है और कह सकते हैं घमासान मचा हुआ। अंतर कलह भी इस पूरे विवाद पर अगर इस शब्द का अगर जिक्र करते हैं तो बहुत छोटा समझ में आता है। इस पूरे विवाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है और लगातार इसमें भी कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक धड़ा जो है वो G23 गुट का है, जिसमें जो है शशि थरूर भी है, उससे वो ताल्लुक रखते हैं। एक दूसरा धड़ा अशोक गहलोत का खेमे का कहा जा रहा है, जो कह सकते हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के वो प्रस्तावक बन गए। दिग्विजय सिंह की भी अगर जिक्र कर रहे थे, कल यहाँ तक हमने बात की थी कि दिग्विजय सिंह जो है चुनाव लड़ेंगे, फिर अंत समय में वो प्रस्तावक की भूमिका पर नजर आ रहे हैं। और तीसरा धड़ा एक कहेंगे ये छोटा धड़ा है, इस पर नजर हालांकि किसी की नहीं जा रहे, लेकिन इस धड़े को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये धड़ा सचिन पायलट से जुड़ा हुआ है। सचिन पायलट ही वो मुख्य वजह बने जिसके चलते पूरी तरीके से घमासान और पार्टी में बिखराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। राहुल गांधी की चुप्पी क्या साबित करती है इस पूरे वाक्य को लेकर? देखो, राहुल गांधी की चुप्पी जो है वो अशोक गहलोत को सीधे तौर पे बोल दिया था कि आप अध्यक्ष अगर बनोगे तो आप सीएम पद से आपको हटना पड़ेगा। अब यहाँ मजे की बात वो है कि आपने जो बताया कि एक छोटा गुट है, लेकिन सचिन पायलट जीत उसकी हुई है। अशोक गहलोत मानते हैं कि मैं किसी और को या सचिन पायलट को सीएम के कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगा, लेकिन यही गुट ने कांग्रेस के दिग्गज मतलब पद जो बोला जाता है कांग्रेस का अध्यक्ष पद, वहां बैठने से रोक लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, उनकी नाराजगी जो है गांधी परिवार की, वो भी आज कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के ऊपर हो चुकी है। ये दूसरी बात है जो सबसे बड़ी जीत पायलट खेमे की बोली जाएगी। एक तो वो अध्यक्ष बनने से मतलब रोक दिया कुछ ना करके, और दूसरी बात है कि नाराजगी जो है गांधी परिवार की वो ओवर लिया। आपने एक तीसरा नाम भी बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे, और एक आशंका थी कि जो अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का वो गांधी परिवार के नजदीकी ही होगा और उसी को ही बना दिया जाएगा, क्योंकि पूरी कमान गांधी परिवार के पास रहे, और वो होते हुए हम देख रहे हैं और शायद 19 तारीख के बाद ये हकीकत में पलट जाएगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर कहा जा सकता है कि अंदरूनी कलह जग जाहिर है और लगातार अभी भी अंदरूनी कलह पर बात नहीं, बात बीजेपी की ओर। हालांकि बीजेपी को भी मौका मिला है राजस्थान में अपने आप को फिर से मजबूत स्थिति में पेश करने का, और वो इसकी उन्होंने शुरुआत भी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी का भी दौरा इसी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, और चौथी खबर यह है कि फिर से पार्टी प्रमुख चुने गए अखिलेश यादव
और सपा अध्यक्ष के तौर पर वो कितने सफल हुए हैं, ये सवाल भी उठता है। और इसी खबर पर सीधे चलेंगे हमारी साथी सहयोगी मानसी के पास है। मानसी, क्या कुछ कहेंगी इस खबर को? जी शोभित जी, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से अखिलेश यादव को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें ये जिम्मेदारी जो दी गई है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने साथ में विपक्षी पार्टी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी मुझे ऐसे वक्त पर दी गई है जब इस समय तमाम संस्थाएं और संविधान खतरे में है। मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और 5 साल बाद मैं मुख्यमंत्री के रूप में वापस आने की कोशिश करूंगा। इसी के बाद जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी उन पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 30 साल से जो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव ही हैं और आप देख ही सकते हैं कि इससे बड़ा उदाहरण आपको कहां मिलेगा। ये पार्टी जो है परिवारवादी है, ये अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोच रही है, तो प्रदेश के बारे में क्या सोचेगी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी। तो मानसी ने बताया कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई इसका मैं बखूबी पालन करूंगा। जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी जबरदस्ती ली गई है, इस पर भी अलग से चर्चा की जा सकती है। और इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और उनसे ही जानेंगे कि सपा अध्यक्ष अभी तक कितने तौर पर सफल हुए हैं। हालांकि इसमें दो स्थितियां हो जाती है, एक तरफ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है जो पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा, और इधर ये 2 दिनों में राष्ट्रीय अधिवेशन हो जाता है समाजवादी पार्टी का और किसी को कानो कान खबर नहीं होती और फिर से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए अखिलेश यादव। कितने सफल हुए हैं सर अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में? अब देखिए, सफलता नापने का आप कैसे, किस दृष्टिकोण से, आप किस नज़रिए से सफलता नापने की कोशिश करते हैं, उस पर फिर पूरी बात जाती है। मुझे लगता है 3-4 चीज़ें इसमें प्रमुख हैं। वो ये है कि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो परिवार में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और वो बहुत टिप्पणियों का, निंदा का, टीका का सामना करना पड़ा उनको और अपनी सरकार वो नहीं बचा पाए और बहुत कम सीटें उनको मिली। तो अगर वहाँ से देखें 5 साल का अगर उनका कार्यकाल 17 से हारने के बाद 22 चुनाव में जो उनके पार्टी का प्रदर्शन रहा, तो ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि उनकी पार्टी की सीटें जो दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, वो 150 के ऊपर अभी पहुँच गई है, 45 या 50 के आसपास है कुछ। ठीक है, मतलब कि दुगने से ज़्यादा तो वो जीते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक माहौल ऐसा बनाने में सफल रहे थे कुछ समय तक जहाँ पे उनको एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा था कि शायद ये हरा देंगे, ये शायद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हरा के फिर से सत्ता में आ सकते हैं। जो उन्होंने अपने साथ संगठन में भी जो मतलब जो विविध पार्टियों से जो संगठन किया वो भी कुछ हद तक ठीक था, कुछ निर्णय उनके रहे। और पार्टी में एक उनके प्रति एक हमेशा ये कहा जाता है, ये सूर आते रहते हैं, उठते रहते हैं कि वो चुनाव के वक्त थोड़े बहुत सक्रिय होते हैं, उसके बाद फिर उतना सक्रिय वो नहीं होते हैं और कार्यकर्ताओं से और नेताओं से उतना वो समय नहीं दे पाते हैं या ज़मीन पर, ग्राउंड पर वो उनकी यात्रा वात्रा कुछ नहीं होती है, वो ऐसे रहते हैं। ये इनके बारे में एक टिप्पणी की जाती है। हमको लगता है कुछ हद तक वो सही है भी। वो 24/7 की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनको करनी चाहिए, और वो नहीं कर रहे हैं इसलिए राहुल गांधी भी जो हैं इस तरह की स्थिति में फंसे हुए हैं। अब जब आप रोड पर निकले हैं तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में भले यहाँ जो कुछ हो रहा है लेकिन उस यात्रा में तो लोग उनसे जुट रहे हैं। ठीक है, तो नेता के लिए हमेशा ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो ज़मीन पर उतरता रहे, रोड पर उतरे, वो लोगों से मिलता रहे, कुछ न कुछ कार्यक्रम ऐसे करता रहे जिससे उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हमेशा हुआ करे और उनके जो नेता है उनको भी लगे कि नहीं भाई, हमारा सबसे बड़ा जो नेता है वो धरातल पर हम लोगों के साथ खड़ा हुआ है। जनता को भी लगता है फिर कि नहीं, विपक्ष में दम है, वो हमारी बात उठा सकते हैं और हमारी बात सरकार के अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके मतलब ढिंढोरा पीट के बोल सकते हैं, जगा सकते हैं सरकार को। तो ये रोल जो है, मुझे लगता है इस रोल को करने में अखिलेश यादव उतने हमको सफल दिखाई नहीं दे रहे हैं। चुनाव में अच्छी जीत, मतलब सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी पार्टी की सीटें बहुत बढ़ा दी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज वो एक ऐसा पक्ष है जिससे जो सही अर्थ में विपक्ष कह सकते हैं, मतलब उतनी सीटें तो हैं उनके पास। ठीक है, तो उस अर्थ में वो कह सकते हैं कि बिल्कुल एक अच्छे अपने पार्टी के नेता रहें, अध्यक्ष रहें, लेकिन फिर अपने पार्टी को मोबिलाइज करना, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके उनको हमेशा जो है कार्यरत रखना, लोगों के बीच में जाना, लोगों के मुद्दों को लगातार उठाते रहना, इसमें वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर हमको विफल दिखाई दे रहे हैं। दूसरी एक बात जहाँ पे हमको अब तक वो सफल दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि वहाँ से छोड़ के बहुत जा नहीं रहे हैं बीजेपी में, समझ रहे हैं।
भाजपा में, वरना ये होता है हर जगह पे कि अगर भाजपा से कहीं जीत जाती है फिर वहाँ की जो विपक्षी दल जितने भी होते हैं वहाँ से लोग फिर जो है उनकी एक रेस लगती है कि कौन पहले जाके जुड़ेगा, क्या कौन केसरिया जो है भगवा जो है धारण कर लेगा, उसकी एक रेस लग जाती है, होड़ लगती है। अभी तक समाजवादी पार्टी में ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब तक उस मोर्चे पर भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो अध्यक्ष के तौर पर ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अब आगे अभी तो और 4 साल बाकी है, 4.5 साल बाकी है, तो आगे कब तक ये संभाल पाएंगे हमको पता नहीं है। लेकिन इस साल, पहले साल में तो अभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ा छोड़ के चला गया वहाँ पे, या पार्टी टूटी, या लोग बीजेपी में शामिल हो गए, या ये चीज़ हमको अभी वहाँ देखने को नहीं मिल रही है। तो वहाँ भी हमको जैसे कहा ठीक ठाक उनका काम नजर आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर जो है वो छोड़ के चले गए अखिलेश यादव को, उनके साथ थे कहाँ, दावा तो कर रहे थे कि हम नहीं, समाजवादी वो तो- पार्टी साइकिल पे साथ देंगे। अरे वो तो ठीक है, वो पार्टी में सम्मिलित थोड़ी हुए थे, वो तो अपना एक दल है उनका, उस दल का उन्होंने चुनाव के दौरान समर्थन दिया था। और राजभर साहब के बारे में सब जानते हैं, उनका कोई अपना कोई स्थिर एजेंडा तो है नहीं। वो तो अब तो कह रहे हैं बिहार में भी जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब उन्हीं के समाज से उनको जो है वो ये अब इतना सपोर्ट या समर्थन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में राजभर तो उनको लगता है कि वैसा कुछ नाम है जो पहले हम एक कार्यक्रम कर चुके थे, हम बता चुके थे कि शायद बीजेपी ही चाहेंगी कि ये इस नाम की कोई वैल्यू ही ना रहे, तो अखिलेश यादव भी इसकी वैल्यू क्यों करेंगे। तो राजभर के रहने जाने से अखिलेश यादव को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जयंत चौधरी का साथ उनको हमेशा रखना पड़ेगा अपने साथ। हमको लगता है वो अलायंस जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो अलायंस का बना रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे भी करके वो अलायंस बना रहे, वो उन दोनों के हित में रहेगा, ऐसा हमें लगता है। अखिलेश यादव जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की उन्होंने कमान संभाली, जैसा आपने कहा कि काफ़ी अंदर खाने कह सकते हैं, परिवार के अंदर भी काफ़ी मतभेद था, और उसी का एक खामियाजा निकलकर सामने आया जो है शिवपाल यादव अलग हो गए पार्टी से। और जब ये चुनाव अभी हुआ, 2 दिन पहले अधिवेशन हुआ, बुलाया गया, और उसमें भी एक नाम की प्रमुख चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है इनके बराबर में सब खड़े हुए हैं, उनको लेकर के भी मतदान करने की जिक्र और चर्चा की जा रही। तो इसमें शिवपाल यादव का नाम क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि अभी मुलायम सिंह यादव का खुद का अस्तित्व है जिस तरीके से बात की जाती है, और शिवपाल यादव जो है बिल्कुल साइड लाइन होते जा रहे हैं। शिवपाल यादव कहाँ है पार्टी में, वो समाजवादी पार्टी में तो नहीं है ना। अब पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा शोभित जी, जो पार्टी का मेंबर होगा। आपको किसी पार्टी की अध्यक्षता की अगर चुनाव में जो अपने आप को अगर उम्मीदवार के तौर पर खड़ा रखना होता है, तो आपको उस पार्टी का पहले मेंबर होना होता है। अब वो जो मेंबर है ही नहीं, तो वो कैसे उस किसी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, तो वो तो संभव नहीं है कोई। अखिलेश यादव ये लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी योजनाओं को चुराती है और उसको अपना अमली जामा पहनाकर जो है जनता के सामने प्रस्तुत करती है, और लगातार इसका उन्होंने कई बार जिक्र किया, चाहे वो एक्सप्रेसवे की उन्होंने बात की, चाहे वो मेट्रो की बात की। इसमें उनकी बात में कितना तर्क है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का काम कर रही है? लगता है पहले कि हमारे मित्रों से कहें, ये फ्रेम जो भी बनी है ना, ये फ्रेम में ना हम आ रहे हैं ना आप आ रहे हैं, ये कुछ अजीब सी फ्रेम बनी, तो जरा इसको ठीक किया जाए। अब तो ठीक है, हम पूरी स्क्रीन पे आ गए सब। तो ये एक है कि अगर हम ये दूसरी तीसरी बार हमने देखा, इसलिए अभी हम टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं कि फ्रेम ऐसी बने कि अगर हम और आप बात कर रहे हैं तो दोनों दिखने चाहिए या कोई एक दिखे। तो ये कोशिश करें हमारे जो बंधु हैं। अच्छा, अब आपका प्रश्न अब फिर से दोहरा, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ पे था पीजीएम पे, तो हम वही देख रहे थे, तो आप फिर से पूछें। मेरा सवाल ये था कि लगातार अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो वो जिनकी उनकी सरकार की उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी अपने नाम से चुराती है, कितनी जो है सत्यता है इस बात? देखिए, वो खास तो वो हाईवे वाली बात थी, उस पर उनका ये कहना था कि ये तो हम ही ने शुरू किया था, फिर इन लोगों ने मेट्रो प्रोजेक्ट, तो ये है। अब ये हकीकत है। अब देखिए, कोई भी काम सरकार आएगी तो काम तो करेगी। अब वो आपने जिस चीज़ की रूपरेखा बना के रखी, अगर उनको अच्छा लगेगा तो उसको भी फॉलो करेगी। तो मुझे लगता है इसमें कोई चुराने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है यहाँ तो इनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किया था, डिज़ाइन हमने किया था, तैयार उसकी रूपरेखा हमने की थी, और आपने उसको आगे बढ़ाया, तो ये तो अच्छी बात है। वरना तो ये होता है ना कि अगली जो सरकार होती है, उसकी जितनी भी योजना है उसको फिर जो है उसको बंद कर दिया जाए, या उसको तोड़ मोड़ दिया जाए, या अपनी कुछ और नई योजनाएं लाई जाए। तो ये अच्छी बात है उनके लिए कि उनकी योजना कम से कम ऐसी थी जिसे भारतीय जनता पार्टी ठुकरा नहीं पाई, नकार नहीं पाई, उसको उस योजना पर उनको काम करना पड़ा, भले फिर उन्होंने अपने तरीके से किया हो, लेकिन किया तो सही। तो मुझे लगता है इनमें क्रेडिट लेनी चाहिए। ब्लेम गेम से अच्छा है कि वो क्रेडिट लेना सीखे कि चलिए भाई हमने ये सोचा था और आपने इसको पूरा किया, तो अच्छी बात है, पर सोच हमारी थी, ये कहता तो ये पॉजिटिव साइड पे हो जाती पूरी बात। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, और अखिलेश यादव की भूमिका जिस तरीके से नीतीश कुमार की उनकी मुलाकात हुई और विपक्षी खेमे को जोड़ने की बात कही जा रही, कितने सफल होंगे अखिलेश यादव के तौर पर देखा जाए तो?
नहीं, उनका रोल एक सीमित होगा, उत्तर प्रदेश के लिए होगा, बाकी उससे ज़्यादा उनकी अपील कहीं है नहीं। देखिए, तो उनका काम तो यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जितनी लोकसभा की सीटें हैं उस पर वो इस जो मोर्चा बनता है उस पर उस मोर्चे को जीत दिला पाएँ और जितनी हो सके उतनी उनसे ताकत लगा के झोंक के अपने आप को। और अब 80 सीटें हैं, उससे में से कितनी निकाल पाते हैं मोर्चे के लिए, क्योंकि मोर्चे पे अगर मोर्चा लड़ेगा तो फिर क्या होगा कि सपा भी लड़ेगा, फिर और भी दल लड़ेंगे वहाँ पे, कुछ और दल भी लड़ेंगे, कांग्रेस उस दल में होगा तो कांग्रेस भी लड़ेगा, तो वहाँ कुछ जगह छोड़नी पड़ेगी। मोर्चे में जब आप आ जाते हैं तो क्या होता है कि फिर आप 80 के 80 सीट पर लड़ नहीं सकते। फिर आपको ये देखना है कि समाजवादी पार्टी की जीत कहाँ पे सुनिश्चित है, बस वैसी जगह पे आप लड़ेंगे। फिर जहाँ लगता है कांग्रेस जीत पाएगी वहाँ कांग्रेस लड़ेगी, फिर जहाँ लगता है आरएलडी जीत पाएगी वहाँ आरएलडी लड़ेगी, जहाँ लगता है जेडीयू जीत सकती है तो जेडीयू, तो फिर उस तरह से पूरा एक बंटवारा होगा सीटों का। तो वो सोच समझ के और समझबूझ के करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश यादव का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहन जी क्या करने वाली है अभी तक किसी को पता नहीं है, और अभी जो लग रहा है वो ये कि शायद बहन जी उस समय भी जो है वो बीजेपी के लिए फायदा करवाने को लेकर जो है कुछ वो अपना रोल प्ले करे, ये हो सकता है। तो अब ये देखें बाकी अखिलेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे यूपी में, जब लोकसभा में जब चुनाव होगा और पूरी सब रणनीति सब की जाएगी तो वहाँ बहुत बड़ा रोल उनका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की भूमिका अपने आप में मजबूत जो है उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिख रही है, और विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जो समाजवादी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव जो है अपने आप की स्थिति जो है अपने आप को किस तरीके से और मजबूत करते हैं और 2024 में क्या कमाल दिखा पाते हैं। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ में। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।